क्लास 9th सेकेंड पार्ट फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस पार्ट में फ्रेंच सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया गया है और स्पेशली जो फोकस है कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. Means Louis XIV, Louis XV, and after that Louis XVI. Louis XVI became the king of France in 1774, which was belonged to Bourbon dynasty, Bourbon family. He was 20 years old and married to the Austrian Princess Marie Antoinette. Means Princess of Austria was Marie Antoinette, marriage from Louis XVI. Upon his accession, the new king found an empty treasury. मीन्स लुइस 16 के जो ट्रेजरी था, खजाना, वो एम्प्टी था, वो खाली हो चुका था। तो ये सब क्या बताने का प्रयास कर रहा है? इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ फ्रांस। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। जैसे फ्रांस एंड ब्रिटेन दोनों के बीच में 100 ईयर्स बार, 30 ईयर्स बार कई सारा बैटल हुआ, क्योंकि दोनों कॉलोनियल कंट्री है और इसी के कारण लिखा है ना, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, मतलब लंबे समय तक युद्ध में बिजी रहने के कारण उसका जो रिसोर्स था फाइनेंशियल, वो क्या हो गया? खाली हो गया। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग an extravagant court of immense palace of Versailles. मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन उसका जो बर्स हो गया, उसका मेन था पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल पैलेस था जिसमें बिलोंग टू किंग जो रहते थे लुइस 16। इसका मेंटेनेंस करना, उसमें स्लेव था, उसका एक्स्ट्रा खर्च था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. फ्रांस ब्रिटेन दोनों कॉमन एनिमी था। 30 ईयर्स बार, 100 ईयर्स बार कई सारा बैटल हुआ था दोनों के बीच में। और 13 अमेरिकन कॉलोनीज मीन्स अमेरिका यूएसए वाज डिवाइडेड इनटू 13 कॉलोनी, जिसको एक मिलाकर यूएसए बना, जो रिवोल्ट हुआ 1776। और उसमें हेल्प कौन किया? फ्रांस किया यूएसए का इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए। और इस बार में फ्रांस का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत वर्स हो गया, खराब हो गया। द बार एडेड मोर देन $1 billion to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. देखिए बता रहा है कि इसका जो बार डैमेज हुआ वो 1 बिलियन लिब्र करेंसी ऑफ फ्रांस, और पहले से भी था 1 बिलियन, अब हो गया 2 बिलियन लिब्र। लेंडर्स हु गेव the state credit now began to charge 10% interest on loans. और जो स्टेट क्रेडिट पर जो लोन दिया था वो 10% के हिसाब से ब्याज मांगना शुरू कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. इसलिए जो फ्रांस में जो बजट बन रहा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट किस पे बनने लगा? लोन को पे करने के लिए।
to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, court, running government offices or university, the state was forced to increase taxes. और स्टेट को रन करने के लिए आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, इसके लिए टैक्स को इंक्रीज करना जरूरी हो गया था. एट इवन दिस इमेंस वुड नॉट हैव सफिस, और इसके लिए वो जो बजट था वो सफिशेंट नहीं था. French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of third state paid taxes. अब सोशल रीजन बताने का प्रयास कर रहा है कि सोशल रीजन्स क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोशल. तो जस्ट लाइक इंडिया डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरी आप लोग भी ऑलरेडी स्टडी. तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि फ्रेंच सोसाइटी आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. 3 स्टेट्स मीन्स और ओनली थर्ड स्टेट पेड टैक्सेज. केवल थर्ड स्टेट ही टैक्स पे करता था. ये फिगर देख लीजिए. फर्स्ट स्टेट बिलोंग टू क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, peasant, artisan, small peasant, labor, worker, etc. means discrimination in the society. फ्रेंच सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था बेसिस ऑफ स्टेट. The society of states was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. देखिए एक सिस्टम था फ्यूड मीन्स लैंड. फ्यूडल मीन्स लैंड का जो मालिक था. जैसे इंडिया में था परमानेंट सेटलमेंट में मालिक कौन था? जमींदार. उसी तरह फ्यूडल सिस्टम यूरोप में था मिडिल एज से ही. उस जमीन का मालिक नोबल होता था और उसमें जो खेती करते थे वो लैंडलेस, लेबर, स्मॉल पीजेंट ये सब होते थे और उनको कुछ प्रॉफिट नहीं होता था. वही बता रहा है कि एक और कॉजेस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो था फ्यूडल सिस्टम. डेट डेटेड The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. ओल्ड रेजिम वर्ड है जो यूज किया गया है टू डिस्क्राइब इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. नेक्स्ट पैराग्राफ. Figure 2 show how the system of states in France society was organized. Peasant made up about 90% of population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. देखिए कह रहा है कि 90% population belong to third state, whereas 60% land belong to थर्ड स्टेट. मीन्स लैंड उसके पास कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऊपर से सारा टैक्स देना है थर्ड स्टेट को. तो ये क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था. About 60% of land was owned by nobles and church and other richer members of the third state. The member of first two states, that is, the clergy and nobility, enjoy certain privilege by birth. जैसे इंडिया में था ना, वैदिक एज में जाएंगे तो उस ये सिस्टम फ्रांस में भी था. प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ. प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार जन्म के आधार पे. मतलब कोई नोबेल फैमिली से है तो उसका सन भी नोबेल होगा, उसके सारे जनरेशन नोबेल होगा और क्लर्जी होगा. और जो पुअर पीपल है वो सब पुअर होगा. जैसे था ना शुद्राज फैमिली बिलोंग टू शुद्राज. अब क्या? बेसिस ऑफ बर्थ, प्रिविलेज बाय बर्थ. The most important of these was exception from paying taxes to the state.
और सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जो नोबेल क्लर्जी है उसको कोई टैक्स नहीं देना है। द नोबेल फर्दर इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज, इस और जो सारे जमीन का मालिक है वो कौन है? नोबेल है, क्लर्जी है। मतलब क्या है? फ्यूडल सिस्टम जो रन कर रहा है। जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम था, मुगल में मनसबदारी सिस्टम था। These included feudal dues which they extracted from the peasant। देखिए फ्यूडल ड्यूज का मतलब है कि लैंड टैक्स मान लीजिए पे नहीं किया तो बाकी है, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, वसूला जाता था पीजेंट से। पीजेंट्स वेयर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस to the Lord, to work in his house and field, to serve in the army or the participate in building road। मतलब सारा काम जो नोबेल का घर का काम हो या खेत का काम हो, वो रोड मेंटेनिंग हो, सारा काम कौन करेगा? वही करेगा, थर्ड स्टेट। The church to extract its share of taxes called tithe from the peasants, and finally all members of the third state had to pay taxes to the state। देखिए जो थर्ड स्टेट है उसको टैक्स पे करना है। किसको? फ्रेंच गवर्नमेंट को, किंग को। एंड जो चर्च है, चर्च के पास बहुत सारा लैंड है, संपत्ति है, और वो क्या करता है? वो टैक्स लगाता है। उस टैक्स का नाम है टाइथ। टाइथ टैक्स अप्लाई करता है चर्च। दिस इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली। टैली जो है वो किंग को दिया जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा, एक डायरेक्ट टैक्स था। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज विच वेयर लेविड ऑन articles of everyday consumption like salt और टोबैको। देखिए इसमें बता रहा है कि फ्रांस में जो पीजेंट था लगभग 90% टैक्स के रूप में पे कर देता था। उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत खराब हो गया था। ये सब टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, टाइद, इसके अलावा और भी कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स होता था जो किस पे? कंजप्शन, किसी भी सामान जो हम लोग यूज करते हैं उस पे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेज वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट लोन। मतलब सारा टैक्स पे करेगा कौन? थर्ड स्टेट। सब मीनिंग दिया हुआ है। लिब्र, लिब्र मीन्स ए यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस विच डिसकंटिन्यू इन 1794 से पहले जो फ्रांस का जो करेंसी था वो लिब्र था। क्लर्जी, क्लर्जी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन विच बिलोंग टू चर्च। टाइद, टाइद मीन्स ए टैक्स विच अप्लाई बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 10% आप चर्च में जाके जमा करिए। डायरेक्ट टैक्स जो स्टेट को या गवर्नमेंट को जो पे किया जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक, द सर्वाइव स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल इसमें बताया गया है कि उन लोग को बहुत दिक्कत हो गया था। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग, सबसिस्टेंस क्राइसिस, एक्सट्रीम इकोनॉमिक सिचुएशन, मतलब लोगों के पास खाने पीने के लिए भी नहीं है। लाइवलीहुड आर इन डेंजर, जब खाने पीने के लिए नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 million in 1789। This led to a rapid increase in the demand of food grain. Production of grain could not keep pace with the demand। देखिए इसमें बताया गया है कि एक और रीजन था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन फ्रांस। यहाँ डाटा दिया हुआ है। एंड जब
इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में तो हम लोग का डिमांड क्या है, डिमांड बढ़ जाएगा। वही बोल रहा है कि रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा। इसका मतलब क्या होगा, जो वहाँ का जो स्टेपल फूड था ब्रेड, उसका दाम बढ़ जाएगा। और ये भी एक कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली, मतलब इसका दाम क्या है, कंटिन्यू बढ़ रहा था। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेज। अब देखिए उनका सैलरी नहीं बढ़ रहा है और जो सामान का दाम बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उनका जो रियल वेज है वो कम हो जाएगा। बट वेज डिड नॉट कीप पेस विथ द राइजन इन प्राइस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेन, इसीलिए जो गैप है वो बढ़ता गया। थिंग्स बिकम वर्स whenever drought are held reduce the harvest। अब देखिए, अब उसी समय मान लीजिए कि ड्रॉट पड़ गया, रेनफॉल नहीं हो रहा है, या हेल हो गया, तो हेल हो गया पूरा फसल खराब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सबसिस्टेंस क्राइसिस, उन लोग को खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विजेज एज इंड टू प्रिविलेज। देखिए इसमें बताने का प्रयास है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास, क्योंकि किसी भी कंट्री में रिवोल्ट के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए मिडिल क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसी के कारण वो लोग डिमांड किए कि जो प्रिविलेज दिया गया है नोबल क्लर्जी को, सब खत्म किया जाए। In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food security scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order। मतलब वो लोग पार्टिसिपेट करने लगे किसके लिए, अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेज, कि अब टैक्स नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जो फूड की समस्या है और लैक ऑफ मीन्स फुल स्केल मेजर्स ब्रिंग अबाउट चेंज सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। अभी सब चेंजिंग की बात हो रहा है। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। अब देखिए यहीं पे है, एक किसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा किया गया जो थर्ड स्टेट में ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, टीचर्स थे, मतलब वो सब अच्छे कंडीशन में थे। अब इन लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। द 18th सेंचुरी विटनेस टू इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास, मीन्स जो 18th सेंचुरी के जो लास्ट में क्या हुआ कि मिडिल क्लास ग्रो हो गया। Who earned their wealth through, वो पैसे कैसे कमाए, एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड वुलन सिल्क टेक्सटाइल आइदर एक्सपोर्ट और बॉट बाय रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब ये लोग ट्रेड से, बिजनेस से पैसे कमा लिए और सोसाइटी में एक अच्छा पोजीशन बन गया। अभी लोग कहेंगे कि नहीं, अब प्रिविलेज खत्म होगा। In addition to merchant and manufacturers, थर्ड स्टेट include profession such as, देखिए थर्ड स्टेट में भी दो पार्ट था, एक था रिचर एक था पुअर। तो जो मिडिल क्लास था, जैसे लायर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ऑल ऑफ दीज were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। मतलब सोसाइटी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जन्म के आधार पर विशेषाधिकार दिया जाएगा। रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड्स ऑन हिज मेरिट, सोशल पोजीशन मेरिट पे डिपेंड करता है, नहीं कि बर्थ पे।
जैसे ये जो आप जाएंगे इंडिया में तो बुद्धिज्म के द्वारा दिया गया कि जन्म नहीं, कर्म, कर्म डिसाइड करेगा, आपका मेरिट डिसाइड करेगा रादर देन बर्थ। दिस आइडिया envisage a society based on freedom and equal law and opportunity for all, were put forward by philosophers such as जॉन लॉक, जिक जैक रूसो। देखिए अब ये सब जो आइडिया है, मतलब किसी भी कंट्री में जब रिवोल्ट होता है तो उसमें किसका रोल होता है? रोल ऑफ फिलोसफर, जो अपने राइटिंग के माध्यम से लोगों को प्रमोट करेंगे। वो फिलोसफर कौन है? लिखा है ना जॉन लॉक। देखिए इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट रिटन बाय जॉन लॉक, ए बुक का नाम है sought to refuse the doctrine of divine and absolute right। इसमें क्या किया गया कि राजा अपने आप को मानते थे डिवाइन पावर, हम ईश्वर के अवतार हैं, जैसे बलबन से आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड एब्सोल्यूट पावर हमारे पास, जैसे लुई 14 कहता था कि आई एम स्टेट, मैं जो बोलता हूँ वही कानून है। तो ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट राइट। मतलब ये जो एब्सोल्यूट राइट है, डिवाइन थ्योरी है, इसको गलत बोला। कौन बोला? जॉन लॉक, जो बुक लिखा उसमें। ऑफ द मोनार्क। रूसोज, रूसोज फ्रेंच फिलोसफर है, इसका बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? सामाजिक समझौता किसके बीच में होगा? जनता के बीच में और सरकार के बीच में। तो ये दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अब आपको जनता के बात सुनना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये रिटन बाय मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का बुक है स्पिरिट ऑफ द लॉ, कानून की आत्मा। बीच बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर विद इन। डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में होगा? गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो क्या है? गवर्नमेंट का लेवल है ना, 3 लेवल, जिसमें क्या किया जाता है? पावर को डिवाइड किया जाता है। तो ये जो आइडिया दिया गया मोंटेस्क्यू के द्वारा, और ये आइडिया कहाँ पे अप्लाई हुआ था? ये मॉडल अप्लाई हुआ था यूएसए में, जो 1776 में जो रिवोल्ट हुआ था, 1783 में वहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि वो ब्रिटेन का कॉलोनियल कंट्री था अमेरिका। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। देखिए जो अमेरिकन रिवोल्ट हुआ वो भी प्रमोट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, और इसमें वही लिखा है जो फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो प्रभावित थे। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वेर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। देखिए ये लोग का जो फिलोसफर का जो आइडिया है डिस्कस होता था सैलून में, कॉफ़ी हाउस जहाँ पे लोग चाय भी पीते हैं, अमॉन्ग द पीपल एंड बुक के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और इससे उसको भी प्रॉफिट होता था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। एक ग्रुप बना के ये आइडिया को डिस्कस किया जाता था। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated
एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। और जो नेक्स्ट कॉजेस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कॉल द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल मीन्स पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस, लुई 16 बुलाया किसके लिए? टैक्स को इंक्रीज करने के लिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।